मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम असर्शन और रीजंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम का पार्ट है। क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आएंगे तो वी आर डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। असर्शन एंड रीज़न। असर्शन का क्या मतलब होता है? असर्शन का मीनिंग होता है एक स्टेटमेंट। जो भी हमने अभी तक चैप्टर पढ़े, सिलेबस किया, उसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आएगा और उसका रीज़न दिया हुआ होगा कि वो करेक्ट है या सही है। तो हमें असर्शन और रीज़न के बीच में कनेक्टिविटी को फाइंड करना है और ये बताना है कि वो सही है या फिर इनकरेक्ट है। इसमें जो हमने स्टार्टिंग में देख रहे हैं 4 ऑप्शंस लिखे हैं, वो सबके लिए ही पूरे जो जितने भी असर्शन के रीज़न के क्वेश्चंस होंगे, सबके लिए ये ऑप्शंस सेम रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। मतलब ये कहता है कि ए और आर यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, दोनों ट्रू हैं, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। लेकिन जो आर रीज़न है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ही मीनिंग सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन इनका मीनिंग ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर, मतलब यहाँ आपस में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेटिविटी नहीं शो हो रही। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। एक थर्ड ऑप्शन है कि ए ट्रू है और लेकिन आर फॉल्स है। और डी ऑप्शन है हमारा लास्ट, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। ए जो है असर्शन के लिए यूज़ किया है, आर इज़ यूज्ड फॉर रीज़न। Now we are starting with some examples. Although only the southern part of India lies in the tropical region, the whole of India has a tropical climate. अब जैसा कि यहाँ असर्शन जो लिखा है, इसका मीनिंग है कि although the southern part of India, मतलब अगर हम देखें कि जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। द होल ऑफ इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, लेकिन जो पूरे ही इंडिया का क्लाइमेट है उसको भी हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है मतलब कि जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, सेंट्रल से साउथ वाला, वो ट्रॉपिकल होता है, लेकिन पूरे कंट्री को ट्रॉपिकल क्लाइमेट से जाना जाता है। नाउ रीज़न, हिमालयन माउंटेन रेंजेस प्रोटेक्ट इट फ्रॉम नॉर्दर्नली क्लाइमेट कोल्ड विंड्स। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं नॉर्थ में है, नॉर्थन मोस्ट फ्रंटियर बना रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में। हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस प्रोटेक्ट कहाँ से कहाँ तक हैं वो? कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक या मिज़ोरम नागालैंड तक, मतलब कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक। पर हिमालयन वो क्या कर रहे हैं कि जो चाइना की साइड से कोल्ड विंड्स आ रही हैं, मतलब नॉर्थ पोल से, उनको आने से, इंडिया में एंटर होने से रोक रहे हैं। इसलिए इंडिया का क्लाइमेट कैसा बना हुआ है? ट्रॉपिकल। अगर हिमालयाज़ नहीं होते और वो विंड्स इंडिया में एंटर करते तो क्या इंडिया का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता? बिल्कुल होता, और हो सकता था वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट मेंटेन नहीं रह पाता। इसलिए कि सदर्न ट्रॉपिकल कहलाता है, लेकिन नॉर्दर्न का भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्यों है? क्योंकि हिमालयाज़ की वजह से, क्योंकि वो हिमालयाज़ कोल्ड विंड्स को इंडिया में एंटर नहीं करने दे रहे। तो इस समय क्या समझ आया कि असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है और जो रीज़न है वो असर्शन के लिए सही है। तो हम इसमें ए वाला ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो बोलता है बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, इसको चूज़ करेंगे। मतलब कि बोथ ए एंड आर मतलब असर्शन और रीज़न सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेकेंड। टिल द मिड 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and natural manure as fertilizers. ये सर्शन क्या कह रहा है हमें? टिल द मिड 1960, मतलब 1960s की, मतलब आफ्टर द 10 years ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा था? अग्रेनियन था, बिल्कुल ओल्ड सिविलाइजेशन में चल रहा था, मॉडर्नाइजेशन नहीं था। द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल, तो सीड्स कैसे थे?
ट्रेडिशनल से, HYVs नहीं थे, न्यू टेक्निक्स नहीं थी, विद रिलेटिवली लो यील्ड्स, और रिलेटिवली लो यील्ड थी मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी बहुत कम था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, और जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उनको इरिगेशन भी लेस था, मतलब वाटर कम। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग, क्या यूज़ करते थे? काउ डंग यूज़ करते थे, एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर, मतलब जो भी उनके पास मैन्योर होता था, लाइक उनके घर से जो भी निकलता था सब्जी का कचरा एंड वट एवर, वो उसको वो मतलब कि ऑर्गेनिक यूज़ करते थे, कुछ भी केमिकल्स यूज़ नहीं करते थे। नाउ रीज़न, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वान्टिटीज़, लेकिन अब वही सेम पीस ऑफ लैंड जो है बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़, मतलब जो उसका प्रोडक्शन है वो कैसा है? हाई है, ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वॉज पॉसिबल अर्लियर। वुड नाउ प्रोड्यूस लार्जर मतलब ज़्यादा हो रहा है, ऑफ फूड ग्रेन्स, किसका? फूड ग्रेन्स का, देन वॉज इन पॉसिबल अर्लियर, लेकिन पहले से भी ज़्यादा, जितना पहले होता था उससे ज़्यादा। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रोडक्शन तभी ज़्यादा होता है जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स। बिना उसके नेचुरल अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसका प्रोडक्शन इतना हाई नहीं होता। तो इसमें हम बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो बोलता है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, क्योंकि ए कहता है कि 1960s में आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1950 क्या था कि लोग नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, और रीज़न कह रहा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, लेकिन ये नहीं हो सकता। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का असर्शन है रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉस प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, मीट एंड ब्रेड वर रेशन। जो रोबेस्पियर्स की गवर्नमेंट आई थी उनने ये लॉस निकाले थे जो कि पब्लिक के लिए अच्छे थे, फ़ायदेमंद थे, पब्लिक का जिससे बेनिफिट हो वो वाले लॉस थे। जैसे उनको इक्वालिटी का बताना, इक्वालिटी देना, लिबर्टी देना। तो उसमें एक ये भी था कि जो उनकी वेजेस होंगी ना वो मैक्सिमम होंगी, मतलब कि जितनी ज़्यादा होनी चाहिए उतनी ज़्यादा होंगी, सबको प्रॉपरली मनी मिलेगा। लेकिन उनने साथ में ये भी निकाला था कि मीट और ब्रेड के मतलब कि उनके जो फूड है उसके प्राइजेस भी रैशनल रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, सडन इंक्रीज नहीं होंगे। नाउ रीज़न क्या बोल रहा है? पीजेंट्स वर फोकस टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एज प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या रीज़न बोल रहा है कि पीजेंट्स को मतलब फार्मर्स को फोर्स किया गया था कि जो भी उनका प्रोडक्शन है ग्रेन का, जो भी उनने प्रोड्यूस करा है वो उसको, रीज़न कहता है कि पीजेंट्स जो हैं उनको फोर्स किया गया था कि वो ट्रांसपोर्टेशन से जो भी उनका प्रोडक्शन है उसको सिटीज़ में सेल करें। इससे क्या होगा कि जो सारा प्रोडक्शन था वो खुद के लिए नहीं रखें या एक पर्टिकुलर टाउन में नहीं सेल करें, बल्कि सिटीज़ में सेल करें ताकि सबको मिले, और उसी प्राइसेस पे सेल करें जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए हैं। तो इससे क्या होगा, अगर वो अपने मनमाने प्राइजेस मांगते थे तो क्या होता था, ब्रेड के प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाते थे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये किया गया कि कंपलसरी कर दिया कि आपको अपना प्रोडक्शन जो है वो सेल भी करना है और फिक्स्ड प्राइजेस पे सेल करना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? क्या ये सही रीज़न है? नहीं, ऐसा नहीं था। इसलिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे कि रीज़न तो सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट डज नॉट एक्सप्लेन ए। लेकिन कि दोनों सही तो हैं पर जो ए और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फोर्थ असर्शन, स्ट्रेंथ इज़ इन यूनिटी। सिंपल सा असर्शन है कि स्ट्रेंथ किस में है? यूनिटी। लोग जब एक साथ रहेंगे, टुगेदर रहेंगे। रीज़न, वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। जैसा कि हमने उसमें फ़ोटो भी देखा था चैप्टर में कि पूरा रॉड का बंडल जो होगा उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, लेकिन सिंगल रॉड होगी तो उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो इसलिए यूनिटी क्या है? कंपल। तो हम यहाँ देखेंगे असर्शन और रीज़न में एक रिलेशन है बीच में जो इस्टेब्लिश हो रहा है, जो ये बता रहा है कि हाँ ये इसी का रीज़न है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, कि ए आर ट्रू है बट वो इसको एक्सप्लेन फिर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल
की तरह रिलेशन बन रहा है, लेकिन किस रेफरेंस में यूनिटी को वो बताना चाह रहे हैं हमें ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा। नाउ फिफ्थ, डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। असर्शन है कि डेमोक्रेसी जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है लाइक मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट, उनसे बेटर है। बट वाई? रीज़न, इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। इसलिए क्योंकि वो हमें हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने देता है। यस, क्योंकि अगर हमसे एक बार गलती हो गई, हमने किसी को वोट दे दिया, तो वो बहुत जनरेशन्स तक नहीं चलेगा। इट इज़ ओनली फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स बाद वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मोनार्ची डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वो हेरिडिटी में चलता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन। तो डेमोक्रेसी में हम अपनी मिस्टेक को सही भी कर सकते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केस स्टडी। हमारे कुछ क्वेश्चंस केस स्टडी के भी आएंगे। द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप running along the Arabian Sea on the western and the Bay of Bengal on the east. The western coast is sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. It consists of 3 sections: Konkan, Mumbai, Goa, central stretch Kannada plain and southern stretch Malabar coast. मतलब कि हमने ये पैराग्राफ बुक में भी पढ़ा है, ये हमारी बुक से ही है। इसमें पूरा पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ से कहाँ तक है। 2 पेनिनसुलर प्लेटो है मेनली, 1 इज़ ईस्टर्न एंड 1 इज़ वेस्टर्न। ईस्टर्न किसके बीच में है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न किसके बीच में है? वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न बे ऑफ अरेबियन सी में। अब हम इसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर देखें। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सैंडविच बिटवीन विच ऑफ दीज 2 फिजियोग्राफिक। क्वेश्चन में पूछा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन से 2 फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बीच में है, तो कौन से के बीच में है? वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल प्लेन। राइट द नेम ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट डिवीज़न ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब कि जो अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का देखें तो सबसे नॉर्थ डिवीज़न कौन सा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का? मेनली हमने 3 देखे हैं, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। तो नॉर्थ में जो है मोस्ट नॉर्थ वाला कोंकण। वाई इंडियन प्लेटो, डक्कन प्लेटो इज़ नोन एज पेनिनसुलर प्लेटो। हम डक्कन प्लेटो को पेनिनसुलर प्लेटो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्योंकि वो इट इज़ सराउंड्स बाय वाटर इट्स 3 साइड्स, क्योंकि उसके 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। नॉर्थ में लैंड है, मध्य प्रदेश एंड झारखंड वाला रीजन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशियन है, वेस्ट में अरेबियन सी है, इसलिए ये पेनिनसुलर प्लेटो है। व्हाट आर द 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मेजरली 3 डिवीजन्स क्या क्या हैं? कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार प्लेन। ये क्वेश्चन पैराग्राफ की बजाय डायग्राम से भी आ सकता है। हो सकता है कोई बार का डायग्राम या कोई भी फ्लो चार्ट आ जाए और हमें उसके आंसर्स करने हो, इसलिए हम इसे केस स्टडी बोलते हैं।